लास्ट हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, मुझे बताओगे जरा। ट्रांसफॉर्मर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था, सिर्फ कुछ लिमिटेशन एनर्जी लॉस के फैक्टर्स रह गए थे। So देखो फैक्टर्स that can cause energy loss in a transformer. So कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस हो सकता है. So the first factor is copper loss. See, copper loss simply means कि जब भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स में करंट फ्लो करेगा तो हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो कॉपर लॉस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. Electrical energy in the form of heat. तो हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी का जो भी लॉस होगा उसको कॉपर लॉस कहते हैं. भाई होता है ना, स्टेबलाइजर आप टच करोगे, स्टेबलाइजर कुछ देर के बाद हीट अप हो जाता है. तो हीट एनर्जी स्टेबलाइजर में आई कहां से? वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कुछ पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो गया. तो एक ये फैक्टर है एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर. कुछ फैक्टर्स तुम लोग गेस करो जरा, बताओ मुझे और क्या क्या हो सकता है जिससे एनर्जी लॉस हो रही हो ट्रांसफॉर्मर में. अरे भाई सोचो, और क्या हो सकता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस हो. नाला लोड के अक्रॉस भी जो एनर्जी जाएगी ना, वो वही फॉर्म में आ रही है. सो उसको हम हीट में काउंट कर चुके. तो जैसे ही हमने हीट काउंट किया, वो लोड के अक्रॉस जो भी एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस हमने काउंट कर. सो ये जो एनर्जी लॉस होगी हीट की फॉर्म में, ये आई स्क्वायर आर. हाँ जीशान, बल्ब में भी जो एनर्जी लॉस है वो हीट की फॉर्म में, वो आप काउंट कर चुके. वो यहाँ हमने वो सब काउंट कर लिया. लोड के अक्रॉस बल्ब के भी लॉस हो रहा है ट्रांसफॉर्मर, सब काउंट हो गया. इसके बाद दूसरा है एडी लॉस. देखिए एडी लॉस का क्या मतलब है. एडी करंट की वजह से भी कुछ एनर्जी का लॉस होगा. एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट. हाँ, एक फ्लक्स लॉस हो सकता है. एडी करंट की वजह से भी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, इसे एडी लॉस कहते हैं. एडी करंट आपको बताया था, जब भी किसी मेटल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है. एडी करंट की वजह से भी एनर्जी का लॉस होगा. दिस कैन बी रिड्यूस this can be reduced using laminated core. एक लैमिनेटेड कोर यूज करके आप इस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एडी लॉस. एडी लॉस के बाद एक और लीकेज है, फ्लक्स लीकेज. भाई मैं बहुत डिटेल नहीं लिखूंगा, ये आपका होमवर्क होगा. सर लैमिनेटिव कोर क्या? लैमिनेटेड कोर से क्या होगा, अगर एक बहुत थिक पीस है, मान लो इतना मोटा कंडक्टर है, तो एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. लेकिन अगर आप इसी कंडक्टर को थिन शीट्स में डिवाइड और शीट्स के बीच में प्लास्टिक वगैरह रख दो, लैमिनेशन डाल दो. लैमिनेशन डालने का मतलब है कुछ ऐसा डाल दो जो नॉन कंडक्टर. थिक था ना, थिक को छोटी छोटी शीट्स में डिवाइड किया, बीच बीच में प्लास्टिक डालते चले, इसे कहते हैं लैमिनेशन. इससे एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा.
जो ओके जो बताया था आपको कि हो सकता है सारा फ्लक्स जो प्राइमरी से चले वो सेकेंडरी तक ना पहुंच पाए। फ्लक्स लीकेज के बाद एक और लॉस होता है जिसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस के बाद लास्ट एक लॉस है, हमिंग लॉस कहते हैं। देखिए हमिंग लॉस का क्या मतलब है। जब भी आपके ट्रांसफॉर्मर से एसी करंट पास होगा, आपका ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेट करता है। जब भी आपके ट्रांसफॉर्मर से एसी करंट पास होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन की वजह से आपकी एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड एनर्जी की फॉर्म में जाता है, उसे हमिंग कहते हैं। मतलब ये बहुत कॉमन साउंड है। अगर आप कभी किसी ट्रांसफॉर्मर के पास जाओ, जो यूजुअली लोकेलिटी में जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, अगर आप उस ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा, सुनाई देगा आपको, एक साउंड सा आ रहा होता है। उस साउंड का रीजन यही है कि आपका ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेट करता है। ट्रांसफॉर्मर के वाइब्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। लॉस इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। तो ये आपके कुछ लॉसेस हैं। ये आपका होमवर्क है कि हर लॉस के बारे में एक दो लाइन आप लिखोगे। आप एनसीईआरटी खोलो, थ्योरेटिकल चीज है, आपको एज इट इज मिल जाएगी। इतना लिखिए, दैट वाज अबाउट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज हम इसे वाइंड अप कर लेंगे। तो याद रखिएगा, कॉपर लॉस, एडी लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज और लास्ट हमिंग लॉस। हमिंग लॉस बेसिकली साउंड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट होगी। भाई लिखा है इतना आपने? लास्ट वाला भी। ओके निशान, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस में क्या होता है, असल में ये सब ना हट गया है सिलेबस से, पिछले साल तक था। अगर आपने एक आयरन ले लिया, आयरन से जब आप एसी पास कराओगे ना, तो एसी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट जब भी आप किसी आयरन से पास कराते हैं वो मैग्नेट बन जाएगा। तो होगा ये कि पहले आयरन की मैग्नेटिक फील्ड राइट में होगी, फिर आयरन की मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में होगी, फिर राइट में हो जाएगी, फिर लेफ्ट में हो जाएगी। तो आयरन की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती चली जाती है। इसी को कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉ। हार्दिक हो गया? यस सर। चलो गुड, इसे रब करते हैं। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अच्छा नहीं। डन सर। एग्जैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर। खत्म हुआ ट्रांसफॉर्मर में और कुछ बचा हुआ नहीं। अब छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लग रही गई बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 5-10 मिनट की, जिसमें एक वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो भाई देखो, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या मतलब? सर ये तो रिमूव हो गया है ना यार इसकी जरूरत, एक डेफिनेशन है और इसको ना मैं आगे भी यूज, तो पता होनी चाहिए। आज में कुछ चीजें ऐसी रिमूव हुई हैं जो छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आगे की चीजों पे डिपेंड, आगे की चीजें इन पर डिपेंड करेंगी, तो पूरी तरह से नहीं छोड़। तो मान लीजिए ये आपका ईएमएफ है ईआरएमएस, ये आपका करंट है आईआरएमएस। आप करंट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं और ये 5 फेज डिफरेंस है ईएमएफ और करंट। आप करंट के कंपोनेंट्स ले लीजिए। एक ईएमएफ की डायरेक्शन में होगा विच इज आई आर एम एस कॉस फाई,
एक ईएमएफ के परपेंडिकुलर होगा विच इज IRMS साइन फाई। IRMS साइन, तो देखिए ये IRMS साइन फाई और ERMS, इसमें जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन ERMS एंड IRMS साइन फाई। इसी को आप कहते हैं फेज डिफ। तो फेज डिफरेंस, तो मैंने करंट के दो कंपोनेंट्स ईएमएफ की डायरेक्शन में, एक ले लिया ईएमएफ के परपेंडिकुलर। तो फेज डिफरेंस जरा बताओगे मुझे, IRMS साइन फाई और ERMS में कितना फेज डिफरेंस है? अरे भाई बताओ। 90 प्लस फाइव, 90 माइनस फाइव। IRMS सुन लो पहले, IRMS साइन फाई और ERMS में फेज डिफरेंस कितना है? 90 माइनस फाइव। 90 माइनस फाइव कैसे दिख रहा है तुम्हें? ये रहा IRMS साइन फाई और ये रहा ERMS, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 माइनस फाइव कैसे रहा? 90 5/2। अब एवरेज पावर ड्यू टू IRMS साइन फाई। भाई एवरेज पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज पावर इज ERMS IRMS साइन फाई। भाई एक ये टर्म है करंट की जगह हम इसे यूज कर रहे हैं। ERMS और IRMS साइन फाई में फेज, भाई ERMS साइन फाई में फेज डिफरेंस कितना है? 5/2 90 डिग्री। 5/2 cos 5/2 कितना आ गया? 0। भाई ये सिखाते हैं ना एवरेज पावर का एक्सप्रेशन, ERMS IRMS cos फाई। यस सर। ERMS इज ERMS, IRMS की जगह IRMS साइन फाई ले रहे हैं, एंगल इज 5/2 cos 5/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो एवरेज पावर आ गया दैट एवरेज पावर इज 0, एवरेज पावर डिसिपेशन 0 है। इसीलिए ये जो IRMS साइन फाई है इसे RMS कॉम्पोनेंट ऑफ करंट कहते हैं। Not RMS, वॉटलेस कॉम्पोनेंट। वॉटलेस करंट मैंने आपको पहले भी कराया है, कैपेसिटर में वॉटलेस था, इंडक्टर में वॉटलेस था, LC सर्किट में वॉटलेस था। वॉटलेस मींस पावर डिसिपेशन इज 0। अब यहाँ IRMS साइन फाई लेके तुम हर सर्किट के लिए एक वॉटलेस कॉम्पोनेंट लिख सकते हो। सो वॉटलेस कॉम्पोनेंट का मतलब सिर्फ इतना है, वो करंट का कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन 0 होगा, इसे वॉटलेस करंट कहते हैं। इतना लिखिए जरा। नहीं हुआ है सर। हाँ लिखिए। देखिए वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या मतलब है? दिस इज EMF ERMS, ये करंट है IRMS। करंट और EMF के बीच में फेज डिफरेंस इज पाई। आप इस करंट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट ले सकते हो IRMS cos फाई जो ERMS की डायरेक्शन में है, और आप एक कंपोनेंट ले सकते हैं IRMS sin फाई
जो ERMS के परपेंडिकुलर। सो ये IRMS sin phi और ERMS एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो IRMS sin phi और ERMS में फेज डिफरेंस π/2 हो गया। अगर मैं इस IRMS sin phi की वजह से पावर ले रहा हूं, एवरेज पावर इज EMF मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू cos phi व्हिच इज π/2। तो P एवरेज आ गया ERMS sin phi, cos π/2 0 होता है, तो एवरेज पावर कितना आ गया? IRMS sin phi जो है इसी को आप वॉटलेस कंपोनेंट कहोगे, मींस इस IRMS sin phi करंट का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0। दिस इज नोन एज वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ये क्लियर हुआ? यस सर। चलो भाई, लिखा सबने? शिबा लिख लिया? चलो, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट के बाद द नेक्स्ट इज choke coil। choke coil सो देखो, choke coil का मतलब क्या है? आप सर्किट्स में रेजिस्टर यूज करते हैं, डीसी सर्किट्स में रेजिस्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप करंट रिड्यूस कर पाए। करंट को कम करने के लिए एक सर्किट एलिमेंट होता है जिसे आप रेजिस्टर कहते हैं। बट रेजिस्टर यूज करने का एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप रेजिस्टर यूज करेंगे तो करंट रिड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी का कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप रेजिस्टर यूज करेंगे तो आप की एनर्जी का काफी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टर में होगा। लेकिन अगर आपने चोक कॉइल यूज करी, चोक कॉइल इज एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या करेगा? सर्किट में करंट को रिड्यूस तो कर देगा, वही काम करेगा जो काम रेजिस्टर कर रहा था, करंट रिड्यूस कर देगा, लेकिन हीट की फॉर्म में एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक रेजिस्टर यूज करते हैं सर्किट में, तो रेजिस्टर सर्किट में करंट को डिक्रीज कर देता है, करंट कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी का वेस्टेज होता है हीट की फॉर्म में। वही काम आप एक इंडक्टर से ले सकते हो। इंडक्टर करंट डिक्रीज कर देगा, लेकिन एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता। तो एन इंडक्टर इज बेसिकली अ चोक कॉइल। सो चोक कॉइल, इट इज an inductor that can be used to reduce current in the circuit without loss of energy in the form of heat। तो देखिए इंडक्टर रिड्यूस कैसे करता है। इंडक्टर के थ्रू जो भी करंट जाएगा ना, अगर मैं कह रहा हूं करंट की पीक वैल्यू कैलकुलेट करो, देन दिस इज ईएमएफ की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ऐसे तो करंट कंट्रोल कर लेगा एक्सएल के थ्रू। और जब आप एवरेज पावर डिसिपेशन लेते हो इंडक्टर में, तो एवरेज पावर डिसिपेशन आता है ERMS IRMS cos π/2। cos π/2 is 0। सो यहाँ जो एवरेज पावर डिसिपेशन आ गया, वो एवरेज पावर डिसिपेशन इज 0। सो चोक कॉइल इज बेसिकली एन इंडक्टर। ये सर्किट में करंट को कंट्रोल करेगा, बट विदाउट लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं होगा। और एवरेज पावर इज ERMS IRMS cos π/2, एवरेज पावर इज। अब आमना घर में जो सप्लाई में इंडक्टर होता है, आमना देखो हर जगह रेजिस्टर नहीं लगाते, जहां आपको जरूरत पड़े। जी, अगर आप आइडियल इंडक्टर, एक सेकेंड अभी, हर जगह हम रेजिस्टर नहीं लगाते हैं आमना, जहां रिड्यूस करना है करंट वहां रेजिस्टर लगा देते हैं। एसी सर्किट्स में आप रेजिस्टर की जगह इंडक्टर भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ट्यूबलाइट्स आती थी, पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स,
जिसमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर सा चोक लगा होता था, देखिए यस सर। पुरानी जो ट्यूबलाइट थी उसमें एक रेक्टेंगुलर सा एक पोर्शन लगा होता था, बेसिकली चोक कॉइल थी, वो करंट कम कर रही थी विदाउट एनी लॉस इन यस सर। विदाउट लॉस। तो दैट इज बेसिकली ए चोक कॉइल। थैंक यू अबू हुरैरा, हमें गड़बड़ हो जाती है। चलिए इतना लिखिए। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इंडक्टर के बाद अब जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं ये सिलेबस से डिलीट हो गए, तो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे इंस्टेंटेनियस पावर है भाई, जब आप करंट मान लीजिए, करंट में ऐसे लिखता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप आई नॉट को कहते थे पीक वैल्यू ऑफ करंट, और इस आई को आप कहते थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो जैसे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, ऐसे ही आप पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले सकते हो। पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पावर। तो instantaneous power is simply the product of instantaneous EMF and instantaneous current. So instantaneous power is simply the product of instantaneous EMF and current. This is instantaneous power. अब अगर इसी में वो आपसे कहते हैं एवरेज पावर निकालो, ऑल्दो आपको एक्सप्रेशन पता है एवरेज पावर का, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये डेरिवेशन पहले सिलेबस में हुआ करती थी, अभी डेरिवेशन हट गई। इसको कैलकुलेट ऐसे करते थे कि जो एवरेज पावर है, पहले आप वर्क डन निकालोगे टाइम टी में, पूरा टाइम पीरियड टी में आप वर्क डन निकालेंगे डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टी, ये आपका एवरेज पावर, ये एवरेज पावर का एक्सप्रेशन। और जब इसे हम डिराइव करके लाते थे तो ये आ जाता था ई आर एम एस। ये एक्सप्रेशन आपने हर जगह यूज किया है, आई आर एम एस कॉस फाई। सो ये डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सिलेबस का पार्ट है, तो ये टर्म्स आपको पता होंगे। इतना लिखिए। चलिए इसको रब कर।